भाजपा खेमे से आ रही है बड़ी खबर। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी ने की पद छोड़ने की पेशकश। पार्टी आलाकमान के सामने पद छोड़ने की पेशकश की है। सीपी जोशी ने जातिगत समीकरण साधने के लिए जोशी ने ये पेशकश की। आने वाले समय में राजस्थान की 5 सीटों पर उपचुनाव है और ऐसे में पार्टी के जातिगत समीकरण साधना बेहद जरूरी है पार्टी के लिए। हालांकि पार्टी आलाकमान की तरफ से फिलहाल जोशी को हटाने के लिए नहीं की जा रही थी कोई जल्दबाजी। अब जल्द ही भाजपा को मिल सकता है नया प्रदेश अध्यक्ष। पार्टी के सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार मूल ओबीसी जाति से नया प्रदेश अध्यक्ष होगा। और चलिए इस पर ज्यादा जानकारी के साथ दिल्ली न्यूज एडिटर अदिति नागर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अदिति, बेहद अहम है, जहां राजस्थान में चुनाव होने के बाद, लोकसभा के चुनाव भी संपन्न होने के बाद ये कहा जा रहा था कि प्रदेश अध्यक्ष बीजेपी का बदलेगा राजस्थान में, लेकिन अब खुद पेशकश सीपी जोशी ने की है। इसे किस तरह से देखा जाए? क्या वाकई में अब बदलाव का वक्त आ गया है, बदलना जरूरी है, जरूरत बन गई है? चलिए वापस जुड़ने की कोशिश करेंगे, लेकिन बेहद अहम खबर है जहां भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी ने पद छोड़ने की पेशकश की। पार्टी आलाकमान के सामने उन्होंने पेशकश की है पद छोड़ने की। जातिगत समीकरण साधने के लिए ये पेशकश सीपी जोशी ने की है। आने वाले समय में राजस्थान की 5 सीटों पर उपचुनाव है और ऐसे में पार्टी के जातिगत समीकरण साधना पार्टी के लिए बेहद जरूरी है। हालांकि पार्टी आलाकमान की तरफ से फिलहाल जोशी को हटाने के लिए कोई जल्दबाजी नहीं की जा रही है, लेकिन खुद बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी ने यह पेशकश की है कि राजस्थान में प्रदेश अध्यक्ष को बदला जाए और जातिगत समीकरण को साधना यहां जरूरी है और इस लिहाज से इस बदलाव की बात कही जा रही है। सीपी जोशी इस्तीफा पेशकश प्रकरण में सूत्रों के अनुसार तीसरी बार इस्तीफे की पेशकश सीपी जोशी ने की है। विधानसभा चुनाव परिणाम के बाद पहली बार उन्होंने पेशकश की थी जब विधानसभा चुनाव खत्म हुए, फिर लोकसभा चुनाव में टिकट मिलने के बाद भी उन्होंने पेशकश की थी और अब तीसरी बार है लज्जा के सामने उन्होंने इस्तीफे की पेशकश की है। यानी तीसरी बार है जब इस्तीफे की पेशकश की है सीपी जोशी ने। बेहद अहम खबर। हालांकि 5 सीटों को लेकर चुनाव है राजस्थान की, अगर हम बात कर ले उपचुनाव की, और ऐसे में बेहद अहम है जातिगत समीकरण को साधना। इससे वजह बताया जा रहा है और इसे लेकर ही चलिए दिल्ली न्यूज एडिटर अदिति नागर हमारे साथ जुड़ चुकी है। एक बार फिर अदिति, सवाल यही था कि खुद पेशकश सीपी जोशी ने की है, क्या वाकई में आज के वक्त में उपचुनाव के मद्देनजर ये जरूरत बीजेपी की बन गई थी और इसलिए ये पेशकश की सीपी जोशी ने? एक बार फिर 2024 के चुनाव ने ये बता दिया कि जातिगत समीकरण, सोशल इंजीनियरिंग, SC ST OBC और ये तमाम जो कॉम्बिनेशन है वो बेहद महत्वपूर्ण है अगर चुनाव जीतना है। लेकिन सबसे पहले श्वेता, जब आप मुझसे पहले सवाल पूछ रही थी और हम बात नहीं कर पाए थे, उसकी वजह आपको बता दें कि मैं भी पार्लियामेंट में मौजूद हूँ और यहाँ पर तमाम जो राजस्थान के सांसद हैं सब एक दूसरे कान में यही बात पूछ रहे हैं कि क्या हुआ, क्या हो गया, क्या। जाहिर तौर पे सबको पता था कि ये होना है। 27-28 तारीख तक 7 राज्यों के चुनाव और 7 राज्यों के प्रदेश अध्यक्ष बदलने हैं। यहाँ तक कि राष्ट्रीय अध्यक्ष भले ही वो बने रहेंगे लेकिन एक कार्यकारी अध्यक्ष यहाँ है, तो ये सबको पता था। लेकिन जाहिर तौर पे अभी बहुत सारे नेता जब निकले वहां से, लोकसभा से निकल रहे हैं, तो यही तमाम चीज बात हो रही है। देखिए, सबसे बड़ी बात है कि पेशकश में इस बात के लिए कहा गया है कि कैसे चलिए कुछ नेटवर्क का इश्यू है, वापस जुड़ने की कोशिश करेंगे। लेकिन देखिए जिस तरह से अदिति ने भी जानकारी दी, क्योंकि संसद का सत्र चल रहा है, पार्लियामेंट में मौजूदगी अदिति की थी और उन्होंने बताया कि राजस्थान के सभी सांसदों के बीच में चर्चा का विषय भी यही बना हुआ है कि आखिर अब कौन होगा, कौन सा वो नाम होगा, किसे राजस्थान की कमान सौंपी जाएगी। चलिए एसोसिएट एडिटर पंकज सोनी जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। पंकज जी, बड़ी खबर है जब खुद पेशकश की है इस्तीफे की सीपी जोशी ने और ये तीसरी बार है जब उन्होंने इस्तीफे की पेशकश की है। क्या नजर आता है कि अब वाकई में उपचुनाव के लिहाज से ही ये फैसला? देखिए, बिल्कुल अदिति, सामान्य जो पूर्व में जो इस्तीफे की पेशकश की गई थी या इस्तीफे की पेशकश की बात सामने आ रही थी, वो एक सामान्य प्रक्रिया थी।
अगर आप लोकसभा चुनाव लड़ने जा रहे थे तो आपने ये कहा कि मैं 2 पदों पर नहीं दे सकता, इस तरीके से वो इस्तीफे की पेशकश की गई थी। लेकिन अब जो ये इस्तीफे की पेशकश है, ये अगर हम आपको ये बता रहे हैं या फर्स्ट इंडिया बता रहा है कि सीपी जोशी ने इस्तीफे की पेशकश की है, तो ये मान के चलिए कि आने वाले सप्ताह में ही राजस्थान नए प्रदेश अध्यक्ष का नाम सामने आ जाएगा और संभावना ये है कि अगले सप्ताह तक राजस्थान को नया प्रदेश अध्यक्ष मिल भी सके। सीपी जोशी जो प्रदेश अध्यक्ष थे, 1.5 साल के करीब का इनका कार्यकाल था और पार्टी आला कमान के बेहद नजदीकी माने जाते थे। खास तौर से जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उनसे भी इनका सीधा संवाद था। और जब प्रधानमंत्री राजस्थान के दौरे पे आते तो मैं आपको एक घटना की जानकारी देना चाहूंगा कि पहली बार मैंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को राजस्थान में किसी के लिए तोहफा लाते हुए देखा, तो वो नाम था सीपी जोशी। नरेंद्र मोदी जब बीजेपी ऑफिस आए थे प्रधानमंत्री चुनाव से पहले, तब वो सीपी जोशी के लिए एक जो है मूर्ति लेके आया, उनको उसने गिफ्ट दिया और बाकायदा नाम के साथ फोटो खिंचवाई। तो ये कुल मिला के बताने का मेरा मतलब ये है कि सीपी जोशी जो पार्टी आला कमान है, उनके बेहद नजदीकी नाम है और बेहद नजदीकी लोगों में वो शुमार माने जाते थे। लेकिन क्योंकि अब राजस्थान में परिस्थितियां इस तरह की बन चुकी है, 11 सीटों पे जो चुनाव में हार हुई, उसका मुख्य रूप से कारण ये निकल के आया कि जो जातिगत समीकरण है वो पार्टी पूरी तरीके से साध नहीं सकी। तो ऐसे में क्योंकि एक जिम्मेदार नेता है सीपी जोशी और प्रदेश अध्यक्ष जैसी बड़ी पद पर रहे हुए हैं, उन्हीं के नेतृत्व में जो प्रदेश अध्यक्ष रहते हुए चुनाव हुए तो पार्टी सत्ता में आई। तो ऐसे में जातिगत समीकरण साधने की बात जो पार्टी कर रही है, तो उसमें सबसे पहले उनकी पेशकश ये रही कि आप मेरा इस्तीफा लीजिए और उसके बाद जो जाति आप जिसको साधना चाहते हैं उस जाति के नाम का प्रदेश अध्यक्ष बनाइए, तो पार्टी के लिए अच्छा रहेगा। आपको एक और अहम जानकारी जो मैं देना चाहूंगा कि जो सीपी जोशी है, इनको दिल्ली जो पार्टी का दिल्ली की जो कार्यकारिणी है या पदाधिकारियों की लिस्ट में भी शामिल किया जा सकता है अगर यहाँ से हटाया जाएगा। क्योंकि मैं पहले ही आपको बता रहा हूँ कि सीपी जोशी जो है वो चाहे अमित शाह हो, चाहे जेपी नड्डा हो, चाहे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो, उनके बेहद निकटतम जो नेताओं में उनका नाम शुमार है। और सबसे बड़ी बात, निर्विरोध रहते हैं, किसी विवाद में अब तक सीपी जोशी का नाम नहीं आया, विवादों से कोसों दूर रहते हैं। 3 बार से सांसद है, लेकिन उसके बाद भी विवादों से उनका कोई नाता नहीं है। तो कुल मिला के देखें तो जो इक्वेशन से खाली जातिगत समीकरणों को साधने की है और इसी जातिगत समीकरणों को साधने के लिहाज से सीपी जोशी ने इस्तीफे की पेशकश करी और बहुत ही गंभीरता के साथ नए प्रदेश अध्यक्ष के नाम के ऊपर जो है वो खोज की जा रही है और ये माना जा रहा है किसी ओबीसी जाति को ये मौका दिया जा सकता है। जी श्वेता। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया पंकज जी आपका इस पूरी जानकारी के लिए। और बिल्कुल एक ही जाति के प्रदेश अध्यक्ष और मुख्यमंत्री ये नहीं हो सकते और जातिगत समीकरण साधना भी जरूरी होता है। और ऐसे वक्त में जब सामने आपके 5 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव हो, तो इस लिहाज से माना यह जा रहा है कि पेशकश सीपी जोशी ने की है इस्तीफे की। और संसद में भी क्योंकि सत्र चल रहा है, राजस्थान के भी सभी सांसदों की वहां मौजूदगी है और ऐसे में चर्चाओं का बाजार इसी को लेकर गर्म है कि सीपी जोशी ने पेशकश इस्तीफे की है, तो फिर अगला नाम कौन हो सकता है, किसे जिम्मेदारी यहां पर दी जा सकती है। लेकिन इतना तय है कि ओबीसी से ही कोई प्रदेश अध्यक्ष है, कोई नाम है जो निकलकर सामने आएगा और जिसे राजस्थान बीजेपी की जिम्मेदारी दी जाएगी। और इस बीच मुलाकात की तस्वीरें लगातार आपको दिखा रहे हैं, जहां सीपी जोशी ने अमित शाह से मुलाकात की और इस्तीफे की पेशकश उन्होंने जेपी नड्डा के सामने रखी। हालांकि ये कोई पहली बार नहीं है, तीसरी बार है जब इस्तीफे की पेशकश सीपी जोशी ने की है। विधानसभा चुनाव परिणाम के बाद पहली बार उन्होंने पेशकश की थी जब विधानसभा चुनाव के परिणाम आ गए थे। राजस्थान में बीजेपी की सरकार बन गई थी। फिर लोकसभा चुनाव में टिकट मिलने के बाद भी उन्होंने पेशकश की थी कि अब मैं चुनाव में व्यस्त रहूंगा, तो ऐसे में कमान किसी और को सौंप दी जाए प्रदेश की। और तीसरी बार अब जब नड्डा के सामने उन्होंने इस्तीफे की पेशकश की है। और चलिए सीधे रुख करते हैं, पॉलिटिकल एडिटर योगेश शर्मा जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। योगेश जी, बेहद अहम है ये खबर क्योंकि राजस्थान बीजेपी की कमान सीपी जोशी ने ही संभाली लगातार और इसके बाद प्रदेश में सरकार भी बीजेपी की बनी और तीसरी बार है जब उन्होंने इस्तीफे की पेशकश की है। लेकिन जो वजह बताई जा रही है कि उपचुनाव है 5 सीटों को लेकर और जातिगत समीकरण साधने के लिए, क्या ये अब जरूरत बीजेपी की बन चुकी है और इसलिए बदलना भी जरूरी है? देखिए, बदलाव को लेकर मुझे लगता नहीं कोई इतनी जल्दीबाजी भारतीय जनता पार्टी की होगी। और जो 5 विधानसभा उपचुनाव है जी, और जिस तरह के नाम चर्चा में हैं, अगर जातिगत समीकरणों की बात कर लें तो उससे उन 5 विधानसभा उपचुनाव पर कोई बहुत विशेष फर्क नहीं पड़ता। अलबत्ता अगर आप किरोड़ीलाल मीणा को बीजेपी का प्रदेश अध्यक्ष बना दे तो जरूर आपको देवली उनियारा
दौसा जैसी सीटों पर वहाँ पर फर्क पड़ने के आसार हो सकते हैं। लेकिन जो नाम आ रहे हैं मूल ओबीसी के, चाहे वो मदन राठौड़ हैं, राजेंद्र गहलोत हैं, ये दोनों ही नेता मारवाड़ के हैं और उपचुनाव जो हो रहा है वो मारवाड़ से इतर दूसरे इलाकों में हो रहा है। लेकिन इतना जरूर है कि दो जब जाति के समीकरण एक साथ होते हैं तब एक चर्चा होती है कि नए नामों को लेकर। BL संतोष जो बीजेपी के राष्ट्रीय संगठन महामंत्री है, वो अभी उनके जहन में दो बातें हैं। पहली बात कि जब तक कोई अगर बनाना है तो इस महीने के आखिर तक नए नाम का ऐलान कर दिया जाए, या फिर दूसरी जो बात है वो है कि 5 विधानसभा उपचुनावों के बाद में नए नाम का ऐलान हो। लेकिन एक और जो बात जो बीजेपी के राजनीतिक गलियारों से निकल कर आ रही है कि विधानसभा का जो बजट सत्र है, और क्योंकि सितंबर अक्टूबर के आसपास उपचुनाव होने की बात है, इस बीच में चाहे मंत्री परिषद फेरबदल और विस्तार की बात हो, चाहे संगठन में बदलाव की बात हो, ये कमोबेश कवायद साथ साथ चलती हुई नजर आए। क्योंकि अभी विधानसभा का जो मौजूदा सत्र है, बजट सत्र है, इसमें कुछ मंत्रियों की परफॉर्मेंस को थर्ड आई वॉच कर चुकी है, उनकी कॉम्पिटेंसी को देख चुकी है। तो क्या वो उनको बदलाव को लेकर भी अंदर खाने चर्चा है। तो जातिगत जब समीकरण साधे जाते हैं तो जातिगत समीकरणों में श्वेता बहुत सारी चीज़ें क्षेत्रीय और जातीय समीकरणों के इर्द गिर्द घूमती है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी इन बातों से परे होकर राजनीति करती है। अगर जातिगत क्षेत्रीय समीकरणों की बात ही होती तो मुझे लगता नहीं था सतीश पूनिया को हटाया जाता, जबकि किसान वर्ग के वो नेता थे, उन्हें रखा जाता और सीपी जोशी को नहीं लाया जाता। लेकिन सीपी जोशी को लाया गया, उन्हें बनाया गया, क्योंकि बीजेपी के अंदर खाने जो कंट्रोवर्सी चल रही थी उसका असर इस बात से जुड़ा हुआ था कि सीपी जोशी को बनाएगा। तो ये तमाम जो तथ्य हैं वो इसी से जुड़े हैं कि अभी फिलहाल इस बारे में कहना जल्दीबाजी है। 5 विधानसभा उपचुनाव को लेकर, आप तो जानते हैं बीजेपी को लेकर कोई बहुत सटीक भविष्यवाणियां आजकल अच्छे प्रवक्ता भी नहीं कर पा रहे कि क्या होगा। भजनलाल शर्मा जब मुख्यमंत्री बने थे तो उसको लेकर बहुत ज़्यादा किसी ने सटीक भविष्यवाणी कोई नहीं कर पाया था। हमारे साथ ऐश्वर्य प्रधान भी है, हम उनसे भी बात करें। ऐश्वर्य, जिस तरह की खबरें चल रही है और श्वेता कह रही कि तीसरी बार पेशकश की, हमारी जानकारी में है कि पेशकश तो बहुत पहले हो चुकी है। बिल्कुल योगेश जी, क्योंकि आपके साथ ऐश्वर्य भी हैं और ऐश्वर्य प्रधान की अहम रिपोर्ट है, जरा वो भी हम दर्शकों ने इस्तीफे की पेशकश की। 23 जुलाई को बदला जाना था प्रदेशाध्यक्ष को, लेकिन बजट आने के कारण नहीं बदला गया प्रदेशाध्यक्ष। और जब सीपी जोशी ने आलाकमान से मुलाकात की थी तब कहा था मैं लोकसभा चुनाव में रहूंगा व्यस्त, ऐसे में आप अध्यक्ष की जिम्मेदारी से मुक्त कीजिए। आलाकमान के सामने दलील रखी गई। कुछ अन्य नेताओं द्वारा भी एक ही जाति के प्रदेश अध्यक्ष और मुख्यमंत्री रहना संभव नहीं है, और ऐसे में अब आज या कल में मदन राठौर, राजेंद्र गहलोत, प्रभुलाल सैनी या अलका गुर्जर में से किसी एक के नाम की घोषणा की जा सकती है। सूत्रों की माने तो मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और अमित शाह के बीच भी बातचीत हुई है और कल सीएम के दिल्ली दौरे के दौरान इस मुद्दे को लेकर बातचीत कल हो गई है, यानी कल भी इसे लेकर बातचीत हुई थी और वजह यही बताई जा रही है। बेहद अहम सीपी जोशी इस्तीफा पेशकश प्रकरण को लेकर। और चलिए हमारे साथ सहयोगी ऐश्वर्य प्रधान जुड़ चुके हैं। ऐश्वर्य, बेहद अहम रिपोर्ट है जिस तरह से आपके द्वारा ही हम जानकारी दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं। क्या ये जो 4 नाम जिनका जिक्र किया गया है, क्या वाकई में इन्हीं नामों में से कोई अगला बीजेपी राजस्थान का प्रदेशाध्यक्ष हो सकता है? देखिए श्वेता, मैं शुरू से बता दूं कि जिस वक्त विधानसभा चुनाव खत्म हुए थे उस वक्त सभी को प्रतीक्षा थी कि राजस्थान का मुख्यमंत्री कौन बनेगा। कई तरीके के चेहरों पर विचार हुआ, लेकिन बतौर ब्राह्मण भजनलाल शर्मा को मौका दिया गया। जब भजनलाल शर्मा को मौका दिया गया तो सीपी जोशी इस बात को अच्छे से जानते थे कि मैं भी ब्राह्मण समाज से आता हूं और मुख्यमंत्री भी ब्राह्मण समाज से, तो उन्होंने आलाकमान से आग्रह किया। उनके उस आग्रह को उस वक्त आलाकमान ने ठुकरा दिया। उसके बाद दोबारा मौका आया लोकसभा चुनाव से ठीक पहले का। लोकसभा चुनाव से ठीक पहले वो यहां पर बैठकों पे बैठकें ले रहे थे, लेकिन जब उन्हें लगा कि 25 की 25 सीटें जीती जानी है तो ऐसे में क्यों ना किसी जिम्मेदार नेता
नेता को जिम्मेदारी मिल जाए, तो इसके लिए उन्होंने वापस से आला कमान से आग्रह किया। जेपी नड्डा से उन्होंने बातचीत की और उन्होंने जब बातचीत की तो इसका निराकरण ये निकला कि वापस से होल्ड पर रख दिया गया। वापस से होल्ड पर रखे जाने के बाद वापस से हाल ही में अमित शाह से सीपी जोशी ने मुलाकात करके साफ तौर पर कहा इस्तीफे के लिए, क्योंकि राजनीति में संतुलन बेहद आवश्यक होता है। किसी एक जाति को लेकर संतुलन, अलग अलग जातियों को लेकर संतुलन बिठाया जाता है, तो ऐसे में यहां पर संतुलन बिठाया जाना था। चूंकि ब्राह्मण ही मुख्यमंत्री है और ब्राह्मण ही प्रदेश अध्यक्ष, ऐसा संभव नहीं था। सीपी जोशी ने बेहद विनम्र है, मिलनसार है, मृदुभाषी है और उनकी अपनी एक अलग राजनीति में एक पहचान है। यह वही सीपी जोशी है जिन्होंने संगठन में कई जो ऐसे प्रकरण थे वो सीधे तौर पर चंद्रशेखर जो संगठन महामंत्री थे उनको ट्रांसफर कर देते। कई मामलों को वो सीधे तौर पर अपने पदाधिकारियों को दे देते हैं, क्योंकि अभी इस्तीफा उनका मंजूर होगा तो पता चलेगा। तो कुल मिलाकर कहा जाए तो अभी जो इस वक्त की बड़ी खबर है वो ये है कि सीपी जोशी ने अपना बड़प्पन दिखा दिया, क्योंकि वो जानते थे कि एक इस तरीके से राजनीति में संभव भी नहीं होता, तो अब क्यों ना किसी दूसरे समाज के व्यक्ति को मौका मिले या फिर किसी को भी आला कमान मौका दे। तो ऐसे में जिन नामों को लेकर यहां पर चर्चा है उनको मैं फर्स्ट इंडिया स्क्रीन पर एक एक करके बता रहा हूं। श्वेता, उन नामों को सुनिएगा। नंबर 1 मदन राठौड़, नंबर 2 प्रभुलाल सैनी और राजेंद्र गहलोत, नंबर 3 अलका गुर्जर, और 2 नाम चौंकाने वाले हो सकते हैं। उनकी संभावना अभी कम है, लेकिन यदि आला कमान ने चौंकाया तो वो 2 नाम हो सकते हैं। जिन नामों का मैं यहां पर टीवी स्क्रीन पर जिक्र कर रहा हूं, क्योंकि सतीश पूनिया जब हरियाणा चले गए हैं बतौर चुनाव प्रभारी, सतीश पूनिया को व्यस्त कर दिया गया है, उनकी संगठनात्मक कुशलता का उपयोग में ली जा रही है। तो ऐसे में राजेंद्र राठौड़ बचते हैं और किरोड़ीलाल मीणा इस्तीफा दे चुके हैं। तो ऐसे में राजेंद्र राठौड़ और किरोड़ीलाल मीणा पर भी संगठन ऐन वक्त पर विचार कर सकता है। यहां पर इस वक्त जो आवश्यकता है संगठन को, वो ऐसे तजुर्बे वाले लीडर की आवश्यकता है जो अपने तजुर्बे के बेस से संगठन को वापस से उसी स्थिति में लाकर रख दे जिस स्थिति में अमूमन सत्ताओं के साथ संगठन बहुत मजबूत होता है। क्योंकि जब सत्ता आ जाती है तो संगठन के कार्यकर्ता थोड़े से इजी हो जाते हैं, उस लिहाज से काम नहीं कर पाते जो विपक्ष में पिछली बार कर रहे थे। तो ऐसे में अब प्रदेश अध्यक्ष ऐसा लाना पड़ेगा जो कि बहुत एनर्जेटिक हो, संगठन की दूर दराज के क्षेत्रों तक की भी उन्हें बहुत अच्छे तरीके से जानकारी हो। और अब इसका अपडेट यह है कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जब दिल्ली गए थे कल और अमित शाह से मुलाकात हुई थी, तो मुलाकात के दौरान भी इस पूरे प्रकरण को लेकर बातचीत कर ली गई है। अब इंतजार रहेगा कि मूल ओबीसी में से किसे लिया जाता है, क्योंकि 2 इनमें राज्यसभा सदस्य हैं, और यदि किसी महिला को मौका दिया जाता है और ओबीसी से मौका दिया जाता है तो अलका गुर्जर का नाम यहां पर चर्चाओं में रह सकता है। मैंने 5 नामों का जिक्र किया है। इन 5 नामों के अलावा यदि कोई और आता है तो फिर वाकई में बीजेपी को समझ पाना बहुत मुश्किल होगा, क्योंकि नामों पर जिन पर चर्चा हुई है, मैं वापस से बता दूं, मदन राठौड़, प्रभुलाल सैनी, राजेंद्र गहलोत और उनके अलावा 2 नाम, क्योंकि 3 नाम थे जिनमें से एक नाम को हरियाणा में एडजस्ट कर दिया गया है, सतीश पूनिया को, बचे 2 नाम जिनमें राजेंद्र राठौड़ लंबे समय से उनके पास अनुभव है, लगातार इसी विधानसभा में वो विधायक चुने गए। तो राजेंद्र राठौड़ और उन्हीं में से एक नाम किरोड़ीलाल मीणा इस्तीफा प्रकरण चल रहा है, तो हो सकता है एक बहुत छोटी सी संभावना है किरोड़ीलाल मीणा की भी, क्योंकि मुझे लगता नहीं कि उनका इस्तीफा मंजूर हो जाएगा। इसका कोई ना कोई निराकरण पार्टी शायद निकाल लेगी इस पूरे प्रकरण को लेकर, यह अलग विषय है। लेकिन जो नाम चल रहे हैं उनमें मदन राठौड़ टॉप पर कहे जा सकते हैं। और मदन राठौड़, क्योंकि मदन राठौड़ वही मदन राठौड़ है जिन्हें जब टिकट नहीं मिला था, निर्दलीय ताल ठोकने चले थे, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का फोन जाता है और मोदी की तरफ से कहा जाता है मदन अपना नॉमिनेशन वापस ले लो। और उसके बाद जब मदन राठौड़ जालौर सिरोही क्षेत्र में प्रधानमंत्री मोदी का स्वागत करने के लिए पहुंचते हैं, तो प्रधानमंत्री मोदी कहते हैं मदन सब्र रखना, धैर्य रखना। बस इतने से शब्दों से मदन राठौड़ समझ जाते हैं और आखिरकार उन्हें राज्यसभा में भेजा जाता है। तो आला कमान जो है वो एक एक व्यक्ति पर गौर करके चलता है। बिल्कुल ऐश्वर्या, अभी आपने एक बात कही कि अगर इन 5 नाम के अलावा कोई और नाम आता है तो कह सकते हैं कि बीजेपी को समझना बहुत मुश्किल है। लेकिन पहले भी हमने कई बार देखा है जो नाम रेस में होते हैं जिनकी संभावना ज्यादा रहती है और अचानक से कुछ और ही नाम, कोई अलग सा नाम आ जाता है चौंकाने वाला। क्या प्रदेशाध्यक्ष की रेस में भी ऐसा
संभव हो सकता है? क्योंकि जहां तक आम नेता, आम जन सोचता है, वहां से सोच बीजेपी आलाकमान की शुरू होती है और इसलिए जब फाइनल परिणाम कुछ होता है तो वो कुछ और ही नजर आता है। तो क्या जो आपने नाम बताया संभावना है या फिर वाकई में इससे इतर कोई नाम आकर चौंकाया भी जा सकता है? देखिए श्वेता, बहुत सही सवाल पूछा है, लेकिन यहां पर भारतीय जनता पार्टी की सियासत को जरा समझने की कोशिश कीजिए। यहां पर भारतीय जनता पार्टी की सियासत को समझेंगे तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की टीम में जो दिल्ली में प्रमुख पदों पर है, उनमें राजपूत समाज से गजेंद्र सिंह शेखावत है, जिनका कद बहुत बड़ा कद है और प्रधानमंत्री मोदी के विश्वस्त माने जाते हैं। एक समाज हो गया। वैश्य समाज से ओम बिड़ला आते हैं, जो लोकसभा अध्यक्ष हैं, एक समाज हो गया। फिर उसके बाद जो दलित समाज से आते हैं, अनुसूचित जाति समाज से आते हैं, उनमें सबसे बड़ा नाम है अर्जुन मेघवाल का, जिन्हें की भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता आधुनिक भारत का अंबेडकर भी कहकर कई बार संबोधित कर देते हैं। तो इन जातियों का इस तरीके से यहां पर बैलेंसिंग कर दी गई। ब्राह्मण के तौर पर मुख्यमंत्री हैं भजनलाल शर्मा है, क्योंकि ये जाति है, इसकी भी एक बहुत बड़ी संख्या है। मोटे तौर पर कहा जाता है कि जाट समाज के बाद ब्राह्मणों की आबादी है। हालांकि जातिगत जनगणना होने में अभी कई वर्षों हो गए, कब होगी अलग बात है। तो ऐसे में अब सीपी जोशी की जगह पर कौन बैठेगा, क्योंकि दो ब्राह्मण थे, अब दो में से एक ब्राह्मण जाएगा। उन्हें सीपी जोशी को जाना है, वो इस्तीफे की पेशकश कर चुके हैं, सारी बात कह चुके हैं, तो फिर किससे लाया जाएगा? तो यहां पर गौर करने वाली बात यह है कि यहां पर मूल ओबीसी को लाए जाने की ज्यादा संभावना है। और बतौर यदि तजुर्बे को ध्यान दिया गया और यदि वाकई में इस चीज पर ध्यान दिया गया कि जो संगठन में इस वक्त बेहद आवश्यक लीडर है, जो भजनलाल शर्मा को भी मजबूत करके चले, तो फिर विचार किसी वरिष्ठ को लेकर होगा। लेकिन यहां पर मदन राठौड़ पर भी सर्वाधिक विचार किया गया है। प्रभुलाल सैनी को लेकर चर्चा की गई है। प्रभुलाल सैनी जो कभी वसुंधरा राजे के विश्वस्त थे, लेकिन वसुंधरा कैंप से वो दूर हो गए थे, सीपी जोशी ने अपनी टीम में शामिल किया, सतीश पूनिया ने रखा। ओम बिड़ला से लगातार उनके बहुत अच्छे ताल्लुकात है, हालांकि चुनाव हार गए। तो वहीं दूसरी तरफ यहां पर राजेंद्र गहलोत का भी एक किस्सा मैं फर्स्ट इंडिया न्यूज की टीवी स्क्रीन पर बता देता हूं कि उन्हीं की जाति के ओबीसी के एक युवा नेता थे। युवा नेता को राजेंद्र गहलोत ने बुरी तरीके से फटकारा प्रदेश मुख्यालय में और कहा कि तुम तय करोगे मेरे बारे में कि मैं बुजुर्ग हो गया हूं या मैं अभी युवा हूं। क्योंकि उनके अध्यक्ष बनने को लेकर चर्चा थी, तो एक युवा नेता ने उनके बारे में कह दिया कि ये तो बुजुर्ग हो चुके हैं, उम्र हो चुकी है। तो उन्होंने ये जवाब दिया कि तुम ये तय नहीं करोगे, मेरे बराबर दौड़ कर दिखा लीजिए या मेरे बराबर काम करके दिखा लीजिए। हाल ही की मुश्किल से 10-15 दिन पुरानी ये घटना है। ये बड़ा रोचक किस्सा है। उन्हीं के समाज के युवा नेता थे जिन्होंने उन्हें लेकर इस तरीके की टिप्पणी कर दी थी। तो ये बात साफ हो गई है कि उनका नाम भी रेस में है। तो अब इस रेस में जो शामिल है, उन नेताओं के क्रमबद्ध रूप से हमने नाम बोल दिए। अलका गुर्जर डार्क हॉर्स हो सकती हैं, लेकिन यहां पर यह भी देखना पड़ेगा कि यहां पर अमित शाह किस नाम पर दांव खेलते हैं। इन सब चीजों के परे एक बात और है कि चंद्रशेखर संगठन महामंत्री का जयपुर में आना, और जयपुर में जो कि पूर्व में संगठन महामंत्री रहे हैं, उसके बाद तेलंगाना चले गए, जयपुर में आना और जयपुर में आकर कई लोगों से मुलाकात करके चले जाना। हालांकि वो अपने निजी कार्य के लिए आए थे, क्योंकि उनका यहाँ ट्रीटमेंट चल रहा था। लेकिन राजनीति में कई बार संभावनाओं पर ध्यान दिया जाता है। हो सकता है कि उन्हें आलाकमान ने यहाँ भेजा हो, यहाँ के वर्तमान घटनाक्रम का पूरा फीडबैक देने के लिए, क्योंकि यहाँ को लेकर उन्हें गहरी जानकारी है। अरुण सिंह को राजस्थान की गहरी जानकारी है। अरुण सिंह से भी आलाकमान ने 100% फीडबैक लिया होगा। तो ऐसे में अब फैसला किस नाम को लेकर होना है, ये देखा जाएगा। लेकिन मुझे राजेंद्र राठौड़ को लेकर लोग नाम चलाते हैं, लेकिन फिलहाल उनका भाग्य काम नहीं कर रहा है। मुझे थोड़ा सा उनके भाग्य पर संशय लगता है। इन सबके बीच किरोड़ीलाल मीणा का इस्तीफा प्रकरण है। ये अभी योगेश शर्मा ने किरोड़ीलाल मीणा का भी नाम लिया था, तो मुझे वो संभावना बहुत नगण्य सी लगती है। राजनीति में सब कुछ संभव है। तो यहां पर बैलेंसिंग किस तरीके से की जाएगी, क्या मूल ओबीसी से लाया जाएगा या फिर किसी राजपूत चेहरे को लिया जाएगा, या फिर क्योंकि जाट समाज से यहां पर मंत्रिमंडल में जो शामिल किए गए हैं वो तो है ही, उनके अलावा जगदीप धनखड़, मैं जिक्र कर रहा था थोड़ी देर पहले, दिल्ली में जिन नेताओं को मजबूत बनाया गया उनमें उपराष्ट्रपति जाट समाज से आते हैं। तो बैलेंसिंग देखिए भारतीय जनता पार्टी की, जाट समाज को बतौर उपराष्ट्रपति, लोकसभा अध्यक्ष वैश्य समाज से, केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत राजपूत समाज से, वहां पर दिल्ली में ब्राह्मण कोई मंत्री नहीं है राजस्थान से, तो यहां पर मुख्यमंत्री ब्राह्मण को बना दिया गया। तो बैलेंसिंग करने की कोशिश की गई है। तो यहां पर अगर इस चीज को डेप्थ में समझने की कोशिश करेंगे तो यहां पर यही समझ में आएगा। जी।
ऐश्वर्य, बिल्कुल बहुत ही विस्तार से आपने बताया नामों को लेकर भी, लेकिन अब देखिए नाम क्या तय होगा इसके लिए इंतजार करना है, लेकिन इंतजार ये कब तक, क्या माना जा रहा है कि कब तक नए प्रदेश अध्यक्ष का नाम डिक्लेयर हो जाएगा? आज 25 तारीख है, क्योंकि आपकी रिपोर्ट में ये था कि 23 तक होना था, लेकिन क्योंकि बजट की वजह से इसे बढ़ाया गया, तो अब क्या तारीख हो सकती है? देखिए, बजट वाले दिन ही घोषणा होनी थी। उस दिन जो नाम था उसका भी मैं जिक्र कर देता हूं। हालांकि मेरी इस बात को यदि फर्स्ट इंडिया न्यूज टीवी स्क्रीन पर सुन रहे होंगे तो हो सकता है कि वो इस बात से इत्तेफाक रखे या न रखे या मना भी कर दें, लेकिन उस वक्त जिस नाम की चर्चा थी 23 तारीख को, वो थी मदन राठौड़ की। मदन राठौड़ उस चीज को लेकर खामोश थे, लेकिन कहा यह जा रहा है कि एक बड़े नेता ने, उन्हीं के क्षेत्र के आने वाले बड़े नेता ने शायद कोई वीटो लगाया और उस वीटो के चलते मदन राठौड़ फिलहाल रुक से गए हैं। अब इंतजार रहेगा कि किस नाम को लेकर सहमति यहां पर बनती है और यहां पर भजनलाल शर्मा किसका नाम सुझा कर आए हैं, क्योंकि भजनलाल शर्मा की कल अमित शाह से जो मुलाकात हुई थी और अमित शाह से मुलाकात के अलावा वैसे दिल्ली के कई प्रमुख नेताओं से वो मिले थे। प्रहलाद जोशी से भजनलाल शर्मा का मिलना भी यूं ही नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ राजकाज की बातें हो, वहां पर भी संगठनात्मक बातें होना लाजिमी था। तो हो सकता है भजनलाल शर्मा ने भी कुछ 2-4 नामों में से अपना कोई नाम सुझाया हो, लेकिन राजनीति का सिद्धांत कहता है कि सत्ता और संगठन दोनों को बैलेंस करना जरूरी है, लेकिन बैलेंस इस तरीके से होना चाहिए कि सत्ता और संगठन को संभालने वाले दोनों चेहरे सिर्फ आलाकमान के विश्वसनीय हो, एक दूसरे के विश्वसनीय ज्यादा ना हो, क्योंकि यदि एक दूसरे के ज्यादा विश्वसनीय होते हैं तो आलाकमान को रिपोर्ट सही नहीं मिलती। ऐसा राजनीतिक तौर पर सियासी गलियारों में कहा जाता है। अंग्रेजों के जमाने से एक परंपरा होती है, सामान्य तौर पर यह परंपरा कही जाती है कि बैलेंसिंग बहुत जरूरी है, कि अध्यक्ष कौन होगा, मुख्यमंत्री है, मुख्यमंत्री और अध्यक्ष दोनों के बीच में तारतम्य बना रहे, लेकिन आला कमान के दोनों ही विश्वस्त रहे और दोनों जो रिपोर्ट पेश करे सच बोले। ऐसा नहीं एक को बचाने की दूसरा कोशिश करे और दूसरे को बचाने की एक कोशिश करे, दोनों अपनी रिपोर्ट जो वाकई में दे। ऐसे में कौन सा चेहरा होगा ये देखने वाली बात होगी। बिल्कुल ऐश्वर्य, और इसलिए इंतजार है कि आखिर वो कौन सा नाम होता है, वो नाम जिसे आश्वस्त खुद पीएम ने किया था बड़ी जिम्मेदारी को लेकर, और राजस्थान बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष से बड़ी जिम्मेदारी क्या हो सकती है, और इसलिए मदन राठौड़ का नाम बहुत तेजी से सबसे ऊपर चल रहा है। लेकिन देखना होगा कि नाम किस पर मुहर लगती है, क्योंकि 4 से 5 नामों का आपने जिक्र किया, क्या वाकई में यही इन्हीं नामों में से किसी एक पर मुहर लगती है या फिर कोई और इसके लिए इंतजार कुछ दिन और करना भी पड़ सकता है। चलिए बहुत